नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए अभियान में, जहां हम जो ज्योग्राफी का सिलेबस है उसको कवर करने जा रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से। आपको ये मेरा शॉर्ट नोट जो है ये टेलीग्राम पर पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। तो चलिए बिना देर किए हम लेसन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ज्योग्राफी जो ये शब्द है ये कब और कैसे बना। तो ग्रीक का दो वर्ड जियो और ग्राफी, ये दोनों मिलकर के ज्योग्राफी बना। जियो का अर्थ होता है दोस्तों धरती, अर्थ, और ग्राफी का मतलब होता है टू राइट, मतलब उसके बारे में लिखना। तो इसका मतलब जिस समय ज्योग्राफी विषय की कल्पना की गई होगी उस समय जो है ज्योग्राफी को धरती के अध्ययन से जोड़ करके प्राइमरली देखा जाता था, अर्थ के अध्ययन से। लेकिन अगर हम अभी के पर्सपेक्टिव में अगर ज्योग्राफी की बात करें तो आज के डेट में ज्योग्राफी न सिर्फ धरती का अध्ययन रह गया है, बल्कि यह इसकी एटमॉस्फेयर का भी अध्ययन है। धरती का अध्ययन है, इसके सरफेस की, इसके अंदर में होने वाली हलचल की, इसके बाहरी वातावरण का, एटमॉस्फेयर का अध्ययन। और उसके अलावा दोस्तों इससे एसोसिएटेड जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, चाहे वह पॉपुलेशन हो, हमारा माइग्रेशन हो या इमिग्रेशन हो, या फिर अगर हम बात करें दोस्तों इकोनॉमिक ज्योग्राफी में और भी हमारी एक्टिविटीज की, मिनरल के मतलब एक्सप्लोरेशन की, ये सब चीजें शामिल है। ठीक है, तो ज्योग्राफी का दो मेन ब्रांचेज आज के डेट में हमें देखने को मिलता है। पहला हमारा है फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा हमारा होता है ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी की जहां तक बात है तो कॉमन सेंस की चीज है कि फिजिकल ज्योग्राफी में हम जो भी जियो फिजिकल फिनोमिनास होते हैं उनका अध्ययन करेंगे। जैसे धरती का वातावरण कैसे बना, धरती के अंदर क्या है, धरती के अगर हम अर्थ सरफेस की बात करें तो वो किन किन चीजों से मिलकर के बना है, ओशियनिक प्लेट कैसा है, पहाड़ कैसे बना, पठार कैसे बना, मैदान का निर्माण कैसे हुआ, नदियां कितने प्रकार की होती हैं, हमारे यहाँ मौसम का क्या हिसाब किताब है। इन सब चीजों का अध्ययन हम फिजिकल ज्योग्राफी में करने जा रहे हैं। और उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जिसकी मदद से हम ये जानेंगे कैसी परिस्थिति में, कैसे वातावरण में, मनोदशा में लोग रहना पसंद करते हैं, क्यों गंगेटिक घाटी में इतने ज्यादा लोग निवास करते हैं। ठीक है, कहाँ पर आयरन ओर मिलता है, या फिर बाकी जो चीजें हैं कि लोग कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं, पॉपुलेशन कितने अलग अलग प्रकार से अलग अलग कंट्री का बढ़ता है। तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। दूसरा जो हमारा आज का मुद्दा है वो है फिजिकल ज्योग्राफी, और फिजिकल ज्योग्राफी को हम अभी विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी में जैसा कि अभी हमने बताया, हम विस्तार पूर्वक जितनी भी जियो फिजिकल फिनोमिना होती है उनका अध्ययन करते हैं। तो कौन कौन फिनोमिना होती है भाई? तो सबसे पहला तो फिनोमिना दोस्तों जियोमॉर्फोलॉजी का हम इसमें अध्ययन करेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी के अध्ययन से ये तात्पर्य है कि धरती के अंदर या इसके सरफेस पर जो जो चेंजेज होती हैं, जैसे चट्टानें कितनी प्रकार की हैं, धरती के अंदर जितने भी जो वेव्स हैं, मान लो सिस्मिक वेव्स, उनका हम किस प्रकार से इस्तेमाल अपने अध्ययन के लिए करते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है, पहाड़ों का निर्माण कैसे होगा, इन सब बातों का अध्ययन हम जियोमॉर्फोलॉजी में करेंगे। उसके बाद दोस्तों क्लाइमेटोलॉजी है। यहाँ ध्यान रखिएगा, वेदर और क्लाइमेट ये दो चीज अलग अलग है। वेदर का मतलब होता है जो आप मतलब समझो डे टू डे जो चेंजेज होती है ना वातावरण में, वो वेदर कहलाता है ना, वेदर फोरकास्ट जो हम कहते हैं। और क्लाइमेट जो है ना वो कम से कम 25-30 साल के वेदर का एवरेज होता है। बात समझ आई? मतलब वेदर जल्दी चेंज होगा बट क्लाइमेट किसी जगह का चेंज नहीं होगा, है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको कैसे समझेंगे, तो ये समझिए कि वेदर जो है, मान लो कश्मीर में गर्मी भी पड़ सकती है ना, लेकिन कश्मीर का क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो वो कैसा है, ठंडा क्लाइमेट होगा, है ना। शिमला में गर्मी भी पड़ सकता है, हो सकता है वहाँ
आज का वेदर गर्म हो, हॉट वेदर हो, लेकिन क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो वो प्लीजेंट काम क्लाइमेट है थोड़ा, है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो क्लाइमेट का अध्ययन क्लाइमेटोलॉजी कहलाता है। वहीं वेदर फोरकास्टिंग आदि का जो हम अध्ययन करते हैं वो दोस्तों मेट्रियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। क्लाइमेटोलॉजी और मेट्रियोलॉजी दोनों दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं ओशियोनोग्राफी के बारे में। तो नाम से ही पता चलता है, इसमें हम जो भी ओशियनिक दुनिया में जो भी विविधता है या फिर उनकी जो फीचर्स हैं कि ओशियन के अंदर कितने प्रकार की संरचना होती है, आखिर इतने बड़े समुद्र का पृथ्वी पर निर्माण कैसे हुआ, बात समझ आई, इन सब बातों का हम अध्ययन करेंगे। ओशियन में करेंट्स कितने प्रकार की होती है, क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके कारण संसाधन जो है, मान लो कोई मिनरल अगर मिलता है ओशियन में, या मछलियां अगर हमें मिलती है, या बाकी अगर सी फूड मिलता है, तो क्या कोई बाहरी फैक्टर है जो उसको प्रभावित करता है, ओशियन किस प्रकार से हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज को इंपैक्ट करता है, हम इन सब का अध्ययन कहाँ करेंगे, ओशियनोग्राफी में करेंगे। उसी तरह से हाइड्रोलॉजी है। हाइड्रोलॉजी वो सेगमेंट है जहां आपको ओशियनोग्राफी में क्या था, ओशियन के कंपोजिशन, उसके स्ट्रक्चर, उसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ना था। हाइड्रोलॉजी में मेनली आप वाटर साइकिल को स्टडी करेंगे, मतलब अंडरग्राउंड वाटर से लेकर और एटमॉस्फेयर में वेपर के रूप में जो वाटर मौजूद है उसका पूरा अध्ययन जब आप समग्रता में उस पानी का अध्ययन करेंगे वो हाइड्रोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, उस तरह से बायोजियोग्राफी है। बायोलॉजी और जियोग्राफी जब दोनों को हम मिक्स करेंगे तो वो क्रिएट होगा। फिर इन्वायरमेंटल जियोग्राफी है। इन्वायरमेंटल के पर्सपेक्टिव से जब हम जियोग्राफी को पढ़ेंगे तो इन्वायरमेंटल जियोग्राफी होगा। और एक अंत में जियोमैटिक्स होता है। ये हो सकता है नया टर्म आपको लगे, बट जी हाँ, जियोमैटिक्स जो है इसका मतलब ये है दोस्तों कि जियोग्राफी की स्टडी से रिलेटेड हम जो अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, जो जानकारी इकट्ठा करते हैं, उससे संबंधित चीजों को हम क्या कहते हैं, जियोमैटिक्स कहते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर जो इतनी विविधताएं हैं ये समझ आया है। फिलहाल हमारा कंसर्न जो है वो जियोमॉर्फोलॉजी में हम आगे बढ़ेंगे और उसमें हम बेसिक से बहुत आसान भाषा में, बहुत आसान लहज में हम क्या करेंगे, चीजों को कवर करने का प्रयास करेंगे। अब सबसे पहला सवाल उठता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। सबसे पहला सवाल क्या है, धरती का जियोमॉर्फोलॉजी में हम प्रवेश यहां से करते हैं और पहला सवाल यहां से है दोस्तों कि धरती का जो इंटीरियर है ये गुरु कैसा है। तो धरती को आप प्याज के छिलके के तरीके लो, ठीक है, उसको जब करोगे ना तो मेन 3 चीज है ध्यान रखना। धरती के इंटीरियर में क्या क्या है भाई, एक क्रस्ट है। क्रस्ट का मतलब प्याज का सबसे ऊपर वाला पतला वाला छिलका है ना, जिसको खोइया एकदम अगर सूख जाता है तो ऐसे करने से ही उतर जाता है, तो वो क्या है हमारा, वो है दोस्तों क्रस्ट। ठीक है, परपटी, भू परपटी जिसे हिंदी में कहते हैं। दूसरा आपका है मेंटल। मेंटल ये पागल वाला मेंटल नहीं है, ये क्रस्ट के नीचे वाला भाग है, जहां आप समझो कुछ ऐसा कि गर्म है, वो लिक्विड नहीं, सेमी लिक्विड मोड में समझो, थोड़ा ठोस थोड़ा लिक्विड जैसा कुछ कॉम्पोजिशन है। ये बीच वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये रेड इसमें, ठीक है, तो ये आपका क्या है, मेंटल है। ठीक है, हम आगे देखेंगे सबका क्या काम है नहीं है। और सबसे अंत में जो है वो कोर है। कोर को हम 2 प्रकार में बांट देते हैं, एक इनर कोर और एक आउटर कोर। एक कोर हमारा सॉलिड है, एक लिक्विड है, और क्यों हम इसका विभाजन करते हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे। बस अभी इतनी जानकारी हमें देखनी है कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ को जब हम देखेंगे तो 3 महत्वपूर्ण चीज हमें यहां मिलता है। क्या क्या, सबसे पहला चीज क्रस्ट मिलता है, दूसरा नंबर चीज अगर हम देखें तो मेंटल मिलता है, और तीसरा नंबर चीज हमें क्या मिलेगा, कोर मिलेगा। कोर 2 तरह का होता है, वो देख लेंगे, इनर आउटर। मेंटल भी 2 तरह का होता है, अभी इतना डिटेल में नहीं जाना है। आगे हम बढ़ते हैं, क्यों धरती का इंटीरियर स्टडी करना जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आखिर क्यों जब हम जियोमॉर्फोलॉजी की शुरुआत किए हैं तो धरती के इंटीरियर के स्टडी से किए हैं। तो दोस्तों ये कई कारणों से जरूरी है।
सबसे पहला कारण अगर मैं आपको बताऊं तो ये धरती का सरफेस को अंडरस्टैंड करने में आपकी मदद करेगा। ठीक है, जब आप धरती के अंदर के बारे में अच्छे से जानोगे ना कि क्या है, कैसे काम करता है, तो धरती के सरफेस पर जो उसका रिएक्शन देखने को मिलेगा वो आप बहुत आसानी से समझ पाओगे। दूसरा, जितनी भी जियोफिजिकल फिनोमिना होती है ना उसको आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि ज्वालामुखी काहे होता है, हिमालय को क्यों लोग कहते हैं जीवंत पहाड़ है, अभी भी इसकी ऊंचाई क्यों बढ़ रही है, अरावली क्यों नहीं बढ़ता है, अरावली इतनी पुरानी फोल्ड माउंटेन है फिर भी कैसे वो मतलब खत्म हो गया घिस घिस के। इन सब बातों का जवाब आपको कहाँ मिलेगा? धरती के इंटीरियर को स्टडी करने से मिलेगा, है ना। एक और इंटरेस्टिंग चीज, धरती का मैग्नेटिक फील्ड है, हम अभी आगे बताएंगे आपको एकदम आसान भाषा में। तो धरती का मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम करता है इसकी भी समझ आपको कब होगी? जब आप धरती के इंटीरियर के बारे में अच्छे से जानोगे। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कॉम्पोजिशन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ कैसे हुआ, हमारा धरती किन किन चीजों से मिलके बना है, इसके अंदर क्या स्थिति है, उस स्थिति के कारण ऊपर में क्या इंपॉर्टेंट प्रभाव पड़ता है, और सबसे इंपॉर्टेंट उस कंपोजिशन के कारण धरती पुराने समय से लेकर के आज तक कैसे इवॉल्व हुई है ना। कैसे ऐप का नया वर्जन आता है 1.0 2.0 3.0, तो उसी तरीके से हमारे धरती का जो इवोल्यूशन हुआ है उसमें उस इंटीरियर का जो घटना है उसका भी बहुत बड़ा योगदान है, हम उसे भी देखेंगे। अब हम बात करते हैं, जो पांचवा पॉइंट है हमारा वो है मिनरल रिसोर्स। जब हमें धरती के इंटीरियर के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा तो जब हम आयरन ओर क्या पढ़ेंगे, एल्युमिनियम कहाँ पाया जाता है, सोना कहाँ पाया जाता है, कोयला कहाँ पाया जाता है, हीरा कहाँ मिलेगा, तो जब आपको आज इंटीरियर ऑफ द अर्थ की समझ अच्छे से होगी तो जिस समय मिनरल एक्सप्लोरेशन वाला टॉपिक आएगा आप चीजों को बेहद उम्दा तरीके से समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अदर सेलेस्टियल बॉडी। आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो धैर्य रखिए, हम सब पढ़ेंगे। अभी बस आप इतना जानिए कि पूरी की पूरी जो हमको ग्रह सिस्टम दिख रही है ना, एक पहले नेबुला था, नेबुला का मतलब एक घना बादल का कोई मतलब समझो बॉडी था, वो रोटेशन घूम रहा था, उसके घूमने के कारण ही जितनी भी प्लैनेट्स वगैरह है ना वो सब बनी है। ठीक है, तो अंदर से ना ये सब लगभग एक जैसा ही है, बात समझ है। मतलब अगर कोई आपके भाई से मिलेगा, बात समझना आप, तो बेशक आपके बारे में वो बहुत नहीं जान पाए बट एक अंदाजा जरूर लगा लेगा कि यार इसका भाई ऐसा है, ये मतलब सॉफ्ट बोलता है, बहुत एटिकेट्स है इसके पास, शिष्टाचार है, अच्छी भाषा का इस्तेमाल करता है, तो इसका मतलब है ना इसकी परवरिश अच्छे से हुई है, संस्कार है बच्चे में, ठीक है, वो भी अच्छा बंदा हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा एकदम वही होगा रिजल्ट, बट आप एक अनुमान लगा सकते हो, है ना। तो उसी तरीके से जब हम धरती के इंटीरियर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे जानेंगे तो जो बाकी के सेलेस्टियल आकाशीय पिंड हैं जैसे चंद्रमा है या बाकी का जो ग्रह है, ठीक है, हम उनके बारे में भी बहुत सही सही अंदाजा लगा पाएंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो इन सब कारणों से धरती के इंटीरियर का अध्ययन करना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से ये बातें अब तक समझ आई है। अगर आ रही है तो प्लीज इसको लाइक शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई इम्पोर्टेंट भी है, हमने देखा भी कि इसका क्या महत्वपूर्ण मतलब योगदान है, कितना चीज हमें समझ में आएगा बाद में, लेकिन कौन इतना शक्तिशाली है कि धरती के अंदर की चीजों को सेव कर रहा है भाई। ठीक है, तो इसका विस्तृत अध्ययन हम बाद में करेंगे। अभी बस आपको मैं ये बताता हूं मोटा मोटा कि पूरी धरती पर आप जितनी भी घटनाएं होती देखते हैं कोई ना कोई तो उसको कर रहा होगा ना, किसी न किसी प्रकार का बल तो उसके लिए जिम्मेदार होगा ना। हम उस पूरे बल को दो भागों में बांटते हैं। कुछ ऐसा बल का समूह है, फोर्स का समूह है जो धरती के अंदर काम करता है। चूंकि वो धरती के अंदर काम करता है इसलिए हम उसे एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। वहीं कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो धरती के सरफेस के ऊपर काम करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? एक्सोजेनिक फोर्स कहेंगे। तो
चूंकि यहाँ हम धरती के इंटीरियर का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए हमारे काम का क्या होगा, हमारे काम का इंडोजेनिक फोर्स होगा। ठीक है, इंडोजेनिक फोर्स जो है ना वो दो तरह का होता है। एक कछुआ के जैसा होता है, मतलब एकदम धीरे 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 होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम डायस्ट्रोफिज्म कहेंगे। ठीक है, तो ये कैसा है, धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है, धीरे धीरे ये फोर्स काम करता है। और वहीं दूसरा क्या है, सडन मूवमेंट है, एकदम धड़ाक से हो जाता है, खरगोश जैसा, है ना, पट से हेड शॉट टाइप। तो क्या है, एक सडन मूवमेंट है। तो ये पट से हेड शॉट कैसा आता है, अर्थक्वेक आता है ना, पता चलता है, तुरंत धरती हिलने लगता है, पहले से कोई वार्निंग नहीं। ज्वालामुखी फटती है, लोग घूमने जाते हैं कि हम देखेंगे ये ज्वालामुखी का क्रेटर, ज्वालामुखी फट जाता है ना, तो ये सडन होता है। वहीं धीरे धीरे क्या होता है भाई, तो हिमालय बढ़ रहा है, देखो तेज बढ़ रहा है, ऐसा थोड़ी एक दिन में हिमालय 10 फीट बढ़ गया, नहीं, हर साल वो मिलीमीटर में बढ़ रहा है। तो कैसा हो रहा है, धीरे 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 हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे, कहीं घाटी बन रही है ना, देखो गुजरात वाला पोर्शन कैसे, वहां जो वो है हमारा लैंड मास, वो एकदम फट के बीच से अलग अलग हो रहा है, मतलब वो एकदम से हो रहा है नहीं, लेकिन धीरे 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 वो अलग हो रहा है ना। हम वो भी विस्तार से पढ़ेंगे, धैर्य रखना, बस अभी जितना समझा रहा हूं उसको अच्छे से समझो, प्यार से टेलीग्राम में आओ, ये नोट्स लो, रिवाइज करो और एंजॉय करो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि देखिए, अभी हमने देखा मैक्सिमम चीजें जो आपको धरती पर देखने को मिलेंगी ना, जियोफिजिकल फीचर, चाहे वो वोल्केनो हो, अभी हमने डिस्कस भी किया, या फिर आप देखो अर्थक्वेक हो, या फिर पहाड़ का निर्माण हो, पठार का निर्माण हो, या कहीं भ्रंश घाटी का निर्माण हो, रिफ्ट वैली का निर्माण हो, ये सब के पीछे कहीं ना कहीं इंडोजेनिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा, इंडोजेनिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, जो धरती के अंदर से काम करती है। और इसीलिए धरती का इंटीरियर के बारे में अध्ययन करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमने कुछ देर पहले धरती के मैग्नेटिक फील्ड का जिक्र किया था कि भाई धरती का एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ठीक है भाई, तुमने कहा था कि धरती का मैग्नेटिक फील्ड है, ये करता क्या है मैग्नेटिक फील्ड। दोस्तों, सूर्य से सोलर फ्लेयर, सौर तूफान उठती है ना, वो सौर तूफान जो होती है ना, उसमें आयनाइज्ड किरणें होती है, विकिरण होता है। उससे क्या होगा, एक तरह से आप यूं समझो कि हम सब ना, अगर मैं लेट टर्म में कहूं, इवेपोरेट हो जाएंगे, बस यूं समझ लो। ठीक है, नष्ट हो जाएंगे। यूवी रे से भी वो खतरनाक है ना, गामा किरणें जैसी वो खतरनाक किरणें होती है, उसको ये धरती का मैग्नेटिक फील्ड जो है रोक लेता है। यहाँ आप देख रहे हैं किस प्रकार से धरती की मैग्नेटिक फील्ड, जो भी सोलर तूफान आ रहा है उधर से, उसको एक सील्ड के तरीके साइड कर दिया और हमें बचा लिया। बहुत अच्छी बात है भाई, ये तो बड़े काम की चीज है। लेकिन गुरु, ये धरती का मैग्नेटिक फील्ड आया कहां से धरती के पास। दोस्तों, इसके पीछे कई फोर्सेस, मतलब चीजें रिस्पॉन्सिबल है। आप पानी कभी गर्म किए हो सस्पेन में, क्या होता है जब पानी चढ़ाते हो तो गौर करना, अगर नहीं भी कभी गौर किए हो तो अब गौर कर लेना। जब पानी गर्म करोगे ना, या रॉड भी बाल्टी में अगर लगाए होगे, देखे होगे, तो क्या होता है, ऊपर का पानी नीचे या नीचे का पानी ऊपर, आपको मतलब जाते हुए कुछ ऐसा दिखाई देगा, है ना। क्यों ऐसा होता है, जो नीचे का हीट है ना, गर्म पानी क्या होता है, हल्का होता है, वो ऊपर आना चाहता है, और ठंडा पानी क्या होता है, भारी होता है, वो नीचे जाना चाहता है। यहाँ गर्म ठंडा का मतलब, गर्म ठंडा मत समझना कि ठंडा में हाथ डुबाओगे तो वो ठंडा है, नहीं, ये जो है ये रिलेटिव बातें हैं। मान लो अगर हम कम तेज और ज्यादा तेज का तुलना कर रहे हैं, या तेज और धीरे का तुलना कर रहे हैं, और एक 300 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रहा है और एक 100 किलोमीटर से, तो 100 किलोमीटर वाला धीरे होगा ना। उसी तरीके से अगर पानी, मान लो वो नीचे का पानी जो एकदम पेंदी से सटा हुआ है, वो अगर 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो गया है, तो वो तो ऊपर आना चाहेगा ना, लेकिन ऊपर का पानी अभी 60 डिग्री ही गर्म हुआ है, तो ये तो भी ठंडा है ना, तो ये नीचे जाना चाहेगा। इस कारण से जो है एक कन्वेक्शनल सेल क्रिएट होता है, संवहन एक तरह से क्रिएट होता है, ऐसे ऊपर नीचे, जो यहां आप देख रहे हैं। ठीक है,
देख रहे हैं आप, ये इस तरीके से ये क्रिएट होता है। और इसी के कारण जो है धरती के अंदर, चूंकि आयरन और मतलब कोर है हमारे धरती में, मुख्यतः जो केंद्र है धरती का, कोर है, उसमें आयरन पाया जाता है। तो इन सब कारणों से, इस हीट के कारण वहां मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई धरती के अंदर इतना हीट कहां से आया। तो दोस्तों, लिट्टी चोखा खाए हो कभी? नहीं भी खाए हो ना, समोसा तो खाए होगे ना गुरु। कभी कभी गरम गरम समोसा लेना, समोसा ना लोगे या मुंह में मान लो लोगे, बाहर से फूंक दोगे और फिर एक बाइट काटोगे, जैसे ही काटोगे ना नानी याद आ जाएगी। क्यों? समोसा बाहर से गुरु तुमने ठंडा कर दिया था, आलू तो ससुरा भी और गर्म है अंदर का, है ना। यही धरती के साथ हुआ है। हम अभी क्या कहे थे, धरती निबुला से बना। तो धरती मान लो जिस समय नया नया था ना, एकदम आग का गोला था, घूमता गया ठंडा होता गया, तो बाहर से धरती ठंडी हो गई है। अभी बात समझ आई? समोसा जो फूंक के तुम ठंडा किए थे, वैसे धरती भी बाहर से ठंडी हुई है, अंदर में भी धरती ठंडी नहीं हुई है। और इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। क्या क्या फैक्टर है गुरु? तो सबसे पहला फैक्टर है रेडियो एक्टिव डीके। क्या है? रेडियो एक्टिव डीके। ये कैसे होता है? तो आप कॉमन सेंस देखो, रेडियो एक्टिव डीके क्यों होगा और कैसे होगा? जाहिर सी बात है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो अंदर की टेम्परेचर के कारण खुद को क्या करेंगे, डीके करेंगे, तो उस कारण से वहां हीट उत्पन्न होगा। और क्या होगा भाई? न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। ध्यान रखना, फ्यूजन नहीं होगा, क्या होगा? फ्यूजन होगा। फ्यूजन कैसे होगा? वैज्ञानिक का ऐसा मानना है, कुछ वैज्ञानिक का, कि धरती के कोर में यूरेनियम जैसे जो मतलब यूरेनियम जो है वो बहुत मात्रा में पाई जाती है। और बाकी हीट का इंपैक्ट ऐसा होता है कि उस यूरेनियम के कारण धरती के अंदर एक न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जैसे हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में करते हैं, यूरेनियम तोड़ के और ऊर्जा बनाते हैं। इसके अलावा कुछ प्राइमोडियल हीट भी है। अब ये प्राइमोडियल हीट क्या है भाई? तो नाम से ही लग रहा है, मतलब वही समोसा वाला बात है कि जो पुराने समय में मीटियोर वगैरह टकराए थे यार, धरती ठंडी हुई थी, तो उस समय के कारण क्या है, अंदर में जो हीट क्रिएट हुआ था वो भी अंदर में दबा पड़ा है ना। वो बस नाम याद कर लो, कोई इतना नहीं पूछेगा घुस के, बस आम भाषा में समझो, टर्म ध्यान रखो, काम हो जाएगा। ज्यादा फिलॉसफी दोगे और अंदर घुसने का प्रयास करोगे, लग जाएंगे। अब क्या है भाई? टाइडल फ्रिक्शन। हम देखते हैं ना, टाइड्स आते हैं, ज्वार भाटा आता है, वो क्या क्यों आता है? ग्रेविटेशनल पुल है चंद्रमा का और सूर्य का। तो उस ग्रेविटेशनल पुल के कारण जो ये हमारी धरती है, मान लो, ये सिर्फ पानी ही नहीं ऐसे होता है, बल्ज होता है। पानी के अलावा जो धरती का सॉलिड स्टेट है ना, उस पर भी इंपैक्ट पड़ता है, और वो भी थोड़ा कॉम्प्रेस होता है। ठीक है, मान लो गोला है तो वो भी थोड़ा कॉम्प्रेस होता है। इस कॉम्प्रेशन के कारण धरती के अंदर का भी चीज रगड़ खाता होगा, फ्रिक्शन होता होगा, तो उस फ्रिक्शन से भी वहां हीट मतलब क्या है, मतलब क्रिएट होता है। और उस हीट के क्रिएशन से जो धरती का रोटेशन है ना, वो धीरे होता है, और धरती 0.0002 सेकेंड जो है, एक सेंचुरी में 100 बरस में धीरे घूमती है, चक्कर काटने लगती है। ठीक है, हमारे आपके लिए बहुत ज्यादा टाइम है, लेकिन धरती के स्केल पर देखें तो बहुत कम टाइम है। ठीक है, तो एक और क्या पॉइंट था? टाइडल फ्रिक्शन था हमारा पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूं कि सोर्स ऑफ जो अर्थ हीट है ये आपको अच्छे से समझ आया है, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा है। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि भाई ये सब तो समझ आ गया, ज्योग्राफी तुमने शुरू भी कर दिया, जियोमॉर्फोलॉजी भी पढ़ाने लग गए, तुम धरती के अंदर का हीट भी हमें बता दिए कहाँ से आता है, मैग्नेटिज्म भी बताता है। लेकिन रुको जरा, मुझे इतना बस समझा दो गुरु, ये धरती पर एटमॉस्फेयर कहाँ से आया इतना सारा, मतलब हवा? दोस्तों, इसका भी जवाब धरती के इंटीरियर में छुपा है। धरती जब मतलब मान लो नई नई धरती अभी अभी गर्म था, धरती बाहर से ठंडा हो गई, अंदर से गर्म था, तो क्या हुआ, जहां क्या मान लो परत पतला है वहां से वोल्केनिक इरप्शन हुआ, ज्वालामुखी फूटा। उस ज्वालामुखी के कारण बहुत सारे गैस आए, उस गैस से क्या हुआ, वाटर वेपर आदि क्रिएट हुआ, बारिश हुआ, समुद्र बना,
हम आगे पढ़ेंगे कैसे हुआ, बस अभी अभी रफ आइडिया जानो कि उस ज्वालामुखी से जो गैस निकला उसी से हमारा पहले मतलब वातावरण जो एटमॉस्फेयर है वो तैयार हुआ। जब एटमॉस्फेयर नया नया बना था तो उस समय ऑक्सीजन नहीं था। बाद में जब प्लांट्स का जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है वैसे वैसे मुख्यतः क्या है, प्लांट्स और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन बनाए और फिर बाकी ऑक्सीजन खपत करने वाले जीवों का उत्पत्ति हुआ। ठीक है, तो ये मोटा मोटा आइडिया लग गया कि धरती का एटमॉस्फेयर कैसे बना है। अब हम बात करते हैं कि दोस्त सारे डाउट्स मान लो क्लियर हो गए, अब तक मेरी उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं होगा। काम की बात अब ये बताओ कि धरती के इंटीरियर का हम अध्ययन करेंगे तो करेंगे कैसे, है ना। तो दोस्तों इसके दो स्रोत हैं। कौन कौन स्रोत है भाई? पहला प्रत्यक्ष, कि हम काहे ना खुद देख लें कि धरती के अंदर है क्या, और दूसरा अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष देखने की कॉमन सी बात है, सीमा है। अभी हम डिस्कस किए कि धरती के अंदर तो आग ही आग भरा है, ज्वालामुखी देखते हैं फूटता है तो कितना आग निकलता है। तो डायरेक्ट स्रोत जो है ना वो लिमिटेड है। और क्या है डायरेक्ट स्रोत में? तो सबसे पहले तो डीप माइनिंग है। जो हम माइन, जो खदान में से सोना हीरा कोयला निकालते हैं ना, वो भी जो अंदर से जो चट्टान निकलता है उस समय, उस चट्टान के अध्ययन से हमें मतलब क्या होता है, इंटीरियर के अध्ययन का डायरेक्ट स्रोत मिल जाता है। ठीक है, तो क्या कौन कौन माइन है भाई? तो एक क्या है, एक MPONENZ, इसको नेमप्योंग कहेंगे या मेमप्योंग कहेंगे, माफ करना दोस्त इस प्रोनाउंसिएशन के लिए। तो ये गोल्ड माइन है। और एक है टूटोना, टाउटोना या टूटोना गोल्ड माइन है। तो ये दोनों गोल्ड माइन है। ठीक है, डीप ड्रिलिंग एक और डायरेक्ट स्रोत हमारा हो सकता है, जो हम पेट्रोलियम वगैरह निकालने के लिए करते हैं। जैसे दुनिया का सबसे गहरा जो डीप ड्रिलिंग है 12 किलोमीटर गहरा, वो कोला पेनिनसुला में है, जो रसिया के उत्तर में आपको मिलेगा वहां पर। और इसके अलावा वोल्केनिक इरप्शन जब होता है, ज्वालामुखी से जब चीजें बाहर आती है, ठीक है, तो वो जो चट्टाने या वो जो मलबा होता है ना, वो ही धरती के इंटीरियर के अध्ययन का डायरेक्ट स्रोत होता है। तो भाई इनडायरेक्ट स्रोत क्या क्या है? तो दोस्तों भूकंप आती है ना, तो भूकंप जिन तरंगों की वजह से आती है, जिन वेव्स की वजह से आती है, उन्हें हम सिस्मिक वेव कहते हैं। तो उन सिस्मिक वेव का अध्ययन जब हम करते हैं तो वो एक तरह से इनडायरेक्ट सोर्स का काम करता है। कैसे करता है? तो देखो वो वेव्स ना अलग अलग प्रकार की होती है, हम आगे पढ़ेंगे। पी वेव, हेल वेव, हेस वेव होता है। ठीक है, उनमें क्या होता है कि उनको जितना ठोस चीज मिलेगा ना, वो उतना मस्त और तेज ट्रेवल करेंगे उसमें। और लिक्विड अगर कुछ होगा ना तो उसमें उनकी गति धीमी पड़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए अगर और क्या होगा, जब मान लो मीडियम चेंज होगा तो कैसे पानी वाले बाल्टी में जब सिक्का डालते हो तो तुमको उठा हुआ दिखता है, उसी तरीके से जब ये धरती के अंदर से गुजरती हैं और अंदर अगर सॉलिड लिक्विड जैसा कुछ चेंज होगा ना, तो उनकी दिशा जो है वो रिफ्रैक्ट होती है, तो उनमें रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन होता है। तो इसका अध्ययन करके हम सिस्मिक वेव का अध्ययन करके हम धरती के अंदर का जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो ये इनडायरेक्ट सोर्स हुआ। दूसरा मीटियोर्स जो होता है ना, जो ऊपर हम देखते हैं, वो जब मतलब धरती पर आकर के गिर जाता है तो उसको हम मीटियोराइट कहते हैं। ठीक है, तो उन मीटियोराइट का, उन पत्थरों का जब हम अध्ययन करते हैं, तो चूंकि हमने देखा था लगभग सारी की सारी सेलेस्टियल बॉडी जो है, आकाशीय पिंड हमारे आसपास की बौना ग्रह या इस सोलर सिस्टम का, वो एक ही तरह के मतलब प्रोसेस से बना है। इस कारण से हम उसके अध्ययन से भी धरती के आंतरिक अध्ययन का एक अंदाजा लगा लेते हैं। फिर क्या है भाई? तो ग्रेविटेशन। जी हाँ, ग्रेविटेशन एनोमली होती है, मतलब इसमें जो वेरिएशन देखने को मिलता है ना दोस्तों, उसके कारण भी, ग्रेविटेशन के कारण भी हम धरती के इनडायरेक्ट कोर आदि का अध्ययन कर पाते हैं। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट या जियोडायनमो इफेक्ट, ये भी ग्रेविटेशन जैसा ही कुछ आप समझ लो, जो मैग्नेटिक कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था कि चूंकि आयरन कोर का बना हुआ है, तो अगर कोई भी चेंजेज उसमें होता है
तो बाहर अगर हमको जियो डायनेमो में धरती की अगर मैग्नेटिक फील्ड में या धरती की अगर मैग्नेटिज्म में हमको कोई परिवर्तन देखने को मिलता है तो उसकी मदद से हम कोर में होने वाली मतलब उथल पुथल का या परिवर्तन का एक अंदाजा लगा पाते हैं। तो ये भी एक इनडायरेक्ट सोर्स है। मैं उम्मीद करता हूं कि धरती के इंटीरियर को अध्ययन करने के लिए जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स की जरूरत है यह आपको स्पष्ट हुआ है, इसमें कहीं से किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो प्लीज आप इस लेसन को शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, और मिलते हैं अगले लेसन में जहां हम आगे सिस्मिक वेव्स को विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।